आपने तो दाऊद इब्राहिम से भी बात करने की कोशिश की थी। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट केस शुरू हुआ था, जिसकी जजमेंट आज तक चल रही है, अभी तक मैं लंदन में था, तो दाऊद इब्राहिम ने मेरे को फ़ोन किया, ही मस्ट हैव कम टू नो दैट आई एम इन लंदन। तो मैंने कहा क्यों दाऊद, क्या चाहते हो? बोला साहब मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ और मेरा सिर्फ 2 शर्त है। एक शर्त है कि मेरे के मारपीट मेरे ऊपर मत करो, और 10-10 बरस केस चलाओगे, 10 बरस मेरे को आप जेल में रखोगे और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को बेल दो, हाउस अरेस्ट करो, मगर मारपीट नहीं करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला सच बोलते हो, आने के लिए तैयार हो? I immediately got in touch with the Chief Minister of Maharashtra. Chief Minister got in touch with the Bombay police and the investigating agencies. The foolish people refused. जिसके ऊपर एक्यूजेशन है ब्लास्ट करवाने का, जिसको एंटी नेशनल But have him by all means. Why don't you bring him? लेकिन राम वो शर्तें लगाकर कैसे ला सकते हैं कि आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुझे मैं नहीं कहता हूँ कि उसका शर्त कबूल करो, मगर then you should have the power to get him on your own power. लेकिन आप भी लॉ मिनिस्टर थे, उस सरकार में बहुत ताकतवर लॉ मिनिस्टर थे वाजपेयी की सरकार में, तब क्यों नहीं आपने कोशिश की? ये थी 93 की, मैं मिनिस्टर बना 99 में, और मेरा क्या पड़ता है कि मैं जाके दाऊद इब्राहिम से, दाऊद ने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बताया सरकार। आज आपको दाऊद फ़ोन करे तो आप फिर से उसकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं, सर्टेनली, माई ड्यूटी एज एन इंडियन नेशनल। और एज ए लॉयर आप उसको डिफेंड भी करेंगे? If the man was in India, for example, facing a trial, and at that time I was in active practice, I would have taken up his case. Why not? What's wrong? जो आदमी देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, आप उसका केस ये देश के खिलाफ is for the courts to decide after hearing evidence. आप कह रहे हैं कि प्रेस को कभी नहीं बताना चाहिए कि कौन एंटी नेशनल है, किसी के बारे में कुछ नहीं, बेशक करो कि इसके ऊपर शक है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर अदालत के सामने खड़ा करो, जैसे मेरे को आज खड़ा किया इधर आपने, करो, मगर यू हैव नो राइट टू टेक अ डिसीजन दैट दिस मैन इज गिल्टी। राम, फैसला करने का काम तो अदालत का है और उससे भी ज्यादा बड़ा फैसला देश की जनता करती है। जनता को भी अधिकार नहीं है ये फैसला करने का कि कौन जेल में बैठना चाहिए। जो हिंदुस्तान की फिल्म देखने वाली ऑडियंसेस हैं, वो आपको कैसे जाने, ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करने वाली या मल्लिका शेरावत को रिप्लेस करने वाली? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर जाने, कि पूरे साउथ एशिया में मुझे अच्छी एक्ट्रेस कहा जाए। आपने कहा कि जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी एडवांस नहीं है जितनी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री एडवांस्ड है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, तो आप उसको कंपेयर नहीं करें प्लीज़। कंपेयर नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लॉलीवुड छोड़ के बॉलीवुड में आई हैं, तो लॉलीवुड में भी काम करेंगे और बॉलीवुड में भी काम करेंगे। तो हिंदुस्तान आप आई हैं यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लड़कों का दिल जीतने के लिए। जो हिंदुस्तान के लड़के हैं वो काफ़ी चार्मिंग हैं, बहुत शराफत है उनके अंदर, और बहुत प्रोटेक्टिव हैं औरत के मामले में स्पेशली, और इसीलिए मुझे हिंदुस्तान के लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी प्रेस का एक और सवाल है जिसमें उन्होंने एहसान फरामोशी का सवाल उठाया। एक अखबार ने लिखा कि आपने एक हिंदू एक्टर से शादी कर ली है। जिस दिन भी हम शादी करेंगे पूरी दुनिया को बता के करेंगे और दुनिया भर में इसके चर्चे होंगे। और हमें इनविटेशन भेजेंगे आप? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सबसे पहले आपको इनविटेशन भेजूंगी, प्रॉमिस। तो आपके साथ तो आपके मामा जी थे जी, महेश भट्ट साहब थे जी। आप हर चीज़ में मामा जी का कुर्ता पकड़ के आगे चलते थे। कि मैं बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में पला बड़ा था और एक बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट था क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग सेट पे रहते थे। और भट्ट साहब को आपने एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया सहारा लेने के लिए? नहीं, कभी नहीं। जैसे मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में एक किस्म का एक दिशा दी है, एक डायरेक्शन दिया है, तो डेफिनेटली ही इज़ एक तरह से मेरे गॉडफादर रहे हैं। और अगर वो इंडस्ट्री में नहीं होते, अगर वो मेरे फैमिली मेम्बर नहीं होते, तो मैं शायद एक्टर नहीं बनता। मुझे लगता है कि भट्ट साहब के लिए ज़रूर ऑडियंस को ताली बजानी चाहिए, उन्होंने आपको ऐसा करियर दिया। आपने
बड़ी फिल्में की हैं, बड़े बजट के बाद फिल्में करने लगे हैं आप। सुना है कि आप पैसा भी आपको काफ़ी मिलता है, स्टार भी बन गए, लेकिन मैंने सुना कि एक आपकी आदत है, आप कंजूस बहुत है। अगर कोई कॉफ़ी पिलाने को भी कहे तो किसी दूसरे को कहते हैं भैया ले आना। ये नहीं है कि मैं कॉफ़ी नहीं खरीदना चाहता, मेरे जेब में जेन्युइनली पैसे नहीं होते तभी, क्योंकि मैं कहीं और से आता हूँ, शूटिंग से आता हूँ, आई डोंट कैरी द मनी विद मी। ये पैसे किस पर खर्च करते हैं ये और बता दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा पैसों के मामले में थोड़ा अजीब हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट टेक दैट। मेरे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड रहते हैं और कॉफ़ी उससे खरीदी नहीं जाती है, तो इसलिए शायद। मुझे तो भट्ट साहब ने यह भी बताया कि एक फिल्म के रिलीज़ होने के बाद वो खुश थे, उन्होंने आपको किसी को 25,000 रुपये डोनेशन करने को कहा, तो काफ़ी मुंह बना लिया था आपने। जब भी फिल्म हिट होती है तो भट्ट साहब मुझसे एक रैंसम लेते हैं, एक तरीका का उनका एक गुरु दक्षिणा होती है और मुझे देनी पड़ती है गुरु दक्षिणा। तो काफ़ी सारे पैसे भट्ट साहब ने अंदर किए हैं और मैंने काफ़ी सारे पैसे भी दिए हैं भट्ट साहब को। भट्ट साहब ने ये वो बात आपसे भट्ट साहब पैसे ने आपको लेके- बताई नहीं है। उन्होंने बताया कि आपसे पैसे लेके वो चैरिटी के लिए देते हैं। वो तो आपसे यही कहते हैं ना, लेकिन वो कहीं और खर्चा करते होंगे।